हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ 10th क्लास साइंस। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है अध्याय 5 के बारे में। अध्याय 5 तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के अंदर अपन ने शुरुआत की है कि तत्वों को कौन कौन से वैज्ञानिकों द्वारा किस प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया, और इस वर्गीकरण में सबसे पहला वर्गीकरण डोबे-राइनर का त्रिक नियम, वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। अब देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो से जो पढ़ाया है उसको यदि मैं थोड़ा सा आपको जोड़ूं तो आपको बताया गया था कि सबसे पहले एक वैज्ञानिक हुए हैं डोबे-राइनर। इन डोबे-राइनर ने क्या किया, सन 1817 में उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी तत्वों को डोबे-राइनर ने 3-3 के समूहों में वर्गीकृत किया, और उन 3-3 के समूह जो हैं उनको त्रिक कहा गया। क्या कहा गया? त्रिक। और इसीलिए डोबे-राइनर के नियम को त्रिक नियम बोलते हैं। तो सबसे पहले जो भी तत्व हैं उनको अध्ययन की दृष्टि से आसान बनाने के लिए डोबे-राइनर ने उनको 3-3 के समूहों में बांटा, और इन 3-3 के समूहों को अपन क्या बोलते हैं? त्रिक बोलते हैं। ठीक है ना। अब इस त्रिक की क्या विशेषता मैंने आपको बताई थी? मैंने आपको बताया था कि पहले तत्व का परमाणु भार और अंतिम वाले तत्व के परमाणु भार, यदि दोनों को जोड़कर इनका औसत ले लिया जाए तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होगा। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी थी। इसके साथ ही मैंने आपको बताया था कि डोबे-राइनर ने उस समय जितने तत्व ज्ञात थे, 1817 के समय जितने तत्व ज्ञात थे उन सभी तत्वों को 3 त्रिकों में विभाजित किया, यानी कि केवल 3 ही त्रिक वो दे पाए थे। ठीक है ना। और 3 त्रिक कौन कौन से थे? तो मैंने आपको बताया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन। ठीक है, ये 3 त्रिक यहाँ पर बताए गए थे, और इनको याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था। तरीका क्या था? लीना की केसर बा कल बाहर आई। ठीक है ना। इस ट्रिक से आप लोग क्या कर सकते हैं? इन तीनों त्रिकों को याद कर सकते हैं। अब सुनो, आज का अपना टॉपिक है डोबे-राइनर के त्रिक नियम की कमी या दोष। यानी जो डोबे-राइनर का त्रिक नियम अपन पढ़ चुके थे पिछले वीडियो के अंदर, उसकी कमी क्या थी, उसकी दोष क्या है। ठीक है ना। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, डोबे-राइनर के त्रिक नियम की कमी या दोष क्या है? तो उस समय ज्ञात जितने तत्व थे डोबे-राइनर ने उनके केवल 3 ही त्रिक बनाए। मतलब डोबे-राइनर उस समय ज्ञात जितने भी तत्व थे उन सभी तत्वों के केवल 3 ही त्रिक बना पाए। यानी कि 3 ही त्रिक बना पाए, मतलब क्या हुआ कि 3 को 3 से गुणा करो, प्रत्येक त्रिक में 3 तत्व होते हैं, 3 ही त्रिक बना पाए, मतलब केवल 9 तत्वों को ही क्या कर पाए? वर्गीकृत कर पाए। ठीक है। तो डोबे-राइनर की जो नियम है उसकी एक कमी ये रह जाती है कि ये केवल कितने त्रिक दे पाए? केवल 3 ही त्रिक दे पाए थे, 3 ही त्रिक बना पाए थे, ये इनकी कमी है। ठीक है। साथ ही अपन बात कर सकते हैं कि ये केवल 9 ही तत्वों को वर्गीकृत कर पाए, ये इनकी कमी है। जबकि उस समय ज़्यादा तत्व ज्ञात थे, उस समय लगभग 30 के आसपास तत्व ज्ञात थे 1817 में। ठीक है ना। परंतु फिर भी उस समय इन्होंने केवल कितने तत्वों को वर्गीकृत किया? केवल 9 ही तत्वों को वर्गीकृत किया, केवल 3 ही त्रिक ये दे पाए थे। ये इनकी सिद्धांत की क्या है? कमी है। ठीक है। चलो, तो इसके साथ ही डोबे-राइनर का जो त्रिक नियम है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब अपन बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट न्यूलैंड के बारे में। और नेक्स्ट जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है न्यूलैंड ने, उसने दिया है क्या? न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब सुनो भाई, न्यूलैंड जो है एक अंग्रेज वैज्ञानिक था। न्यूलैंड क्या है? अंग्रेज वैज्ञानिक था। और इस अंग्रेज वैज्ञानिक ने क्या किया? इसने अपना एक अष्टक नियम दिया। यानी डोबे-राइनर के बाद
तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किसने किया? न्यूलैंड ने किया और अपना एक अष्टक नियम दिया। अब सुनो, न्यूलैंड ने जो अपना अष्टक नियम दिया है वो दिया है 1866 में, यानी कि 1866 के अंदर न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम दिया। अब इसमें ये करता क्या है, तो देखो न्यूलैंड ने है ना 1866 में जितने तत्व ज्ञात थे, कितने तत्व ज्ञात थे उस समय? 56 तत्व, ठीक है। यानी कि 1866 में 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी, ठीक है ना। और उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे 56 तत्व, उन 56 ही तत्वों को वर्गीकृत कर दिया किसने? इस न्यूलैंड के अष्टक नियम के अंदर न्यूलैंड ने, ठीक है ना। अब सुनो कैसे इनको जमाया। तो देखो इन्होंने 1866 में, अब उस समय जितने तत्व ज्ञात थे 56 तत्व, इन 56 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। यानी कि परमाणु का भार कितना है उस आधार पर इनको व्यवस्थित कर दिया। बढ़ते क्रम में मतलब क्या हुआ? पहले कम परमाणु भार वाले को रखा गया, उसके बाद अधिक परमाणु भार वाले तत्व को यहाँ पर रखा गया, ठीक है ना। तो ये जो अष्टक नियम है इसके अंदर क्या किया गया? उस समय ज्ञात जितने भी 56 तत्व थे उन 56 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। यानी कि सबसे कम परमाणु वाले भार वाले तत्व हाइड्रोजन से इन्होंने शुरू किया और 56वें तत्व थोरियम पर जाकर इन्होंने वर्गीकरण को समाप्त किया। यानी सबसे कम परमाणु भार वाले हाइड्रोजन को सबसे पहले रखा और सबसे अधिक परमाणु भार वाले तत्व 56वें तत्व थोरियम को सबसे बाद में रखा। तो परमाणु भार के बढ़ते क्रम में जमाया तत्वों को, ठीक है। चलो तो देखो क्या बताया मैंने कि न्यूलैंड ने 1866 में उस समय ज्ञात सभी तत्वों को, 56 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू करके 56वें तत्व थोरियम तक वर्गीकरण इन्होंने किया। अब सुनो, जब इन्होंने तत्वों को परमाणु भार सबसे कम यानी हाइड्रोजन से लेकर थोरियम तक 56 तत्वों को व्यवस्थित किया तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने पाया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान हैं। यानी इन्होंने ये देखा कि पहला तत्व और उसके बाद आने वाले, पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, सातवें के बाद जो 8वां आ रहा था ना, पहले के बाद जो 8वां तत्व आता है उस 8वें तत्व के गुणधर्म पहले वाले तत्व के क्या थे? समान थे, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर कि इनका बोलना ये था कि इन्होंने इस प्रकार से तत्वों को व्यवस्थित किया, है ना। अब सुनो यहाँ पर क्या है, देखो पहला तत्व है हाइड्रोजन, फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। अब सुनो ध्यान से, गिनती करो 1 2 3 4 5 6 7। ये पहला तत्व है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। सातवां के बाद 8वां कौन सा रहा बताओ? ये आएगा, आएगा ना। अब पहले के बाद 8वां जो आ रहा है ना वो देखो एक दूसरे के ऊपर नीचे है, एक दूसरे से कहाँ है? ऊपर नीचे। और ध्यान रखेंगे एक लाइन में जितने भी तत्व आते हैं ना उन सबके गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। गुणधर्म क्या होते हैं? समान होते हैं। तो एक बात क्या बतानी है आप लोगों को कि हाइड्रोजन के बाद जो 8वां तत्व आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद 8वां तत्व, यानी इस पहले तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा ना, इस 8वें तत्व के गुणधर्म किसके समान होंगे? पहले वाले तत्व के समान होंगे। जैसे इन्होंने एक तुलना की है अपने नियम की, किसके? संगीत के अष्टक से तुलना की है। जैसे आपने देखा है ना, संगीत के कितने सुर होते हैं? 7 सुर होते हैं, जानते हैं सभी। संगीत जो होता है ना, संगीत के कितने सुर होते हैं? 8 सुर होते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से सुर हैं? सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी। ये क्या है? ये संगीत के 7 सुर हैं, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है जब संगीत के सुर को पढ़ा जाता है तो सा रे गा मा पा धा नी, नी के बाद जो 8वां आता है ना, देखो
1 2 3 4 5 6 7, 7वें के बाद जो 8वां आता है ना वापस सा आ जाता है, सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी, यानी कि 7वें के बाद 8वां वापस सा आ जाता है। ये देखा आपने अष्टक में, बस वैसा ही यहाँ पर हो रहा है कि 7 तत्वों के बाद जो 8वां तत्व आएगा ना उसके गुणधर्म किसके समान हो जाएंगे, पहले तत्व के समान हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो गुणधर्म है ना, जब इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया तो इनके जो गुण हैं, पहले तत्व के गुण 8वें गुण तत्व के समान आ रहे हैं। यानी कि जैसे संगीत के स्वर में पहला सुर 8वां और सुर बराबर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी आधार पर, इसी अष्टक से मिलता जुलता होने के कारण इन्होंने अपने नियम का नाम क्या दिया, अष्टक नियम दिया। ठीक है, तो एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, क्या बोला है, न्यूलैंड ने अपने अष्टक नियम में 1866 में उस समय ज्ञात 56 तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। सबसे कम परमाणु भार वाले तत्व हाइड्रोजन से शुरू किया और 56वें तत्व थोरियम पर वर्गीकरण को समाप्त किया। जब इन्होंने वर्गीकरण किया तत्वों को इस प्रकार से जमाया, देखो इस प्रकार से जमाया, ठीक है ना, तत्वों को, तो जब इस प्रकार से तत्वों को यहाँ पर जमाया गया तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि पहले तत्व के बाद जो 8वां तत्व आएगा ना, जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8वां, पहले के बाद जो 8वां आएगा उसके गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। कोई सा भी तत्व ले लो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से गिनती शुरू की, ठीक है ना, तो देखो पहला तत्व कौन सा होगा, ये 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 और 8, देखो वापस ही आ गया, तो इसके और इसके गुणधर्म क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। ठीक है ना, तो गिनती चाहे कहीं से भी शुरू कर लो, पहला के बाद जो 8वां गुणधर्म आएगा, 8वें जो तत्व आएगा ना उसके गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है ना, और यही क्या है, यही न्यूलैंड का अष्टक नियम है। क्यों, क्योंकि जैसे संगीत के अष्टक के अंदर 7 सुरों के बाद 8वां सुर समान हो जाता है, वैसे ही यहाँ पर 7 तत्वों के बाद 8वें तत्व के गुणधर्म पहले के समान हो जाते हैं। इसीलिए अष्टक से मिलता जुलता होने के कारण ही इस न्यूलैंड ने अपने नियम की तुलना या नियम का नाम किस दिया, नियम का नाम दिया अष्टक नियम। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग जो है यहाँ पर अष्टक नियम के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये था अपना न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में जानकारी। ठीक है ना, आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थियों को न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में ये जो जानकारी यहाँ पर दी गई है वो समझ में आ गई होगी। अब सुनो, ये तो है इसके बारे में जानकारी। अब बात करेंगे अपन यहाँ पर कि न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियाँ क्या क्या थी। ठीक है ना, तो आप लोगों ने सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, मैं जब भी साइड में थोड़ा सा हटूँ तो आप लोग पॉज करके इसको नोट कर लिया करें। ठीक है ना, पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो तो अगला टॉपिक अपन यहीं पर डालते हैं, और वो टॉपिक आपके पास है, क्या टॉपिक है, इसी के नीचे आप लोगों को टॉपिक डालना है, और टॉपिक है आप लोगों का न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां। न्यूलैंड के अष्टक नियम की कमियां। अब सुनो भाई, ये जो न्यूलैंड ने तत्वों को वर्गीकृत किया, इनकी भी कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। कमियों में है ना, सबसे पहली कमी इनकी ये थी कि ये जो है ना, ये केवल कैल्शियम तक ही सही वर्गीकरण कर पाए। तत्वों के परमाणु भार को बढ़ते क्रम में जब तत्वों को व्यवस्थित किया तो केवल कैल्शियम तक ही सही वर्गीकरण प्रस्तुत कर पाए थे, कौन, न्यूलैंड। ठीक है ना, तो ये इनकी कमी होती है कि न्यूलैंड उस समय ज्ञात 56 तत्वों में से कैल्शियम तक ही
सही वर्गीकरण प्रस्तुत कर पाए। ठीक है, तो कैल्शियम तक ही, ये जो कैल्शियम आपको दिख रहा है ना, कहाँ पर, ये रहा, इस कैल्शियम तक ही सही वर्गीकरण ये प्रस्तुत कर पाए। ठीक है ना। और इसके बाद का जो वर्गीकरण है वो थोड़ा सा गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, तो देखो भाई, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है, देखो कि इसमें जो है ना, इन्होंने जब तत्वों को व्यवस्थित किया तो 56 में से केवल कैल्शियम तक ही तत्वों को सही प्रकार से वर्गीकृत कर पाए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद है ना, इन्होंने अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को तो साथ में रख दिया, अलग अलग गुणों वाले तत्वों को क्या रख दिया, साथ में रख दिया, और जो समान गुणधर्म वाले तत्व थे उनको दूर दूर रख दिया, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर ये प्रॉब्लम आई है। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कि ये कोबाल्ट और निकल आपको दिख रहे हैं ना, इसके गुणधर्म इस आयरन के समान होते हैं, Fe के समान होते हैं, इन दोनों के गुणधर्म इसके समान होते हैं, तो इनको साथ में रखना चाहिए था। जिसके गुणधर्म समान होते हैं उनको कहाँ रखते हैं, साथ में रखते हैं। तो कोबाल्ट निकल के गुणधर्म इस आयरन के गुणधर्म के समान होते हैं, तो इनको साथ में रखना चाहिए था, परंतु कहाँ रखा, अलग अलग रखा। तो ये इसकी कमी हो गई। या फिर देखो, ये जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, ये जो तत्व है ना, इन तत्वों के गुणधर्म अलग हैं, और ये जो तत्व है, ये कोबाल्ट निकल, इनके गुणधर्म अलग है, और फिर भी इनको क्या रख दिया, साथ में रख दिया, यानी भिन्न भिन्न तत्वों को एक ही वर्ग के अंदर रख दिया। तो ये क्या है, ये इसकी कमी है, ये इसकी क्या है, कमी है। ठीक है ना, सही वर्गीकरण प्रस्तुत कर पाए, क्योंकि आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि बाद में समान गुणधर्म वाले तत्वों जैसे कोबाल्ट, निकल व आयरन को अलग अलग रखा गया और भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्वों को अब देखो, भिन्न भिन्न गुणधर्म वाले तत्व कौन से हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन तथा कोबाल्ट निकल को साथ में रखा गया, साथ में रखा गया। ठीक है ना, तो ये भी यहाँ पर इसकी कमी हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट कमी क्या है, तो देखो दूसरी कमी इसकी ये है कि यहाँ पर जो है ना, तत्वों को तो व्यवस्थित कर दिया गया, तत्वों को यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया गया, परंतु यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जो है आपके जो बाद में अक्रिय गैसें खोजी गई, देखो ये 56 तत्व खोजने के बाद जब ये अपना वर्गीकरण पूरा कर चुके थे ना, तब अक्रिय गैसों की खोज हुई। अक्रिय गैसें मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इस प्रकार की गैसों की खोज हुई। अब जैसे ही इन्होंने वर्गीकरण प्रस्तुत कर दिया, उसके बाद अक्रिय गैसों की खोज हो गई, तो वो जो तत्व है ना, उन तत्वों को ये यहाँ पर व्यवस्थित नहीं कर पाए, यानी ये केवल 56 ही तत्वों को व्यवस्थित कर पाए, अक्रिय गैसों को यहाँ पर व्यवस्थित नहीं कर पाए। तो ये भी इसकी क्या है, कमी है। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे कि
इन्होंने इस प्रकार वर्गीकरण किया कि केवल 56 तत्व ही व्यवस्थित हो सके और अन्य तत्वों को स्थान ना मिले। इस प्रकार से इन्होंने वर्गीकरण किया। तीसरी कमी क्या है तो मैंने बताया है अक्रिय गैसों। अब कौन कौन सी अक्रिय गैसें हैं? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है आदि। आर्गन आदि को व्यवस्थित नहीं कर पाए। तो इनकी खोज बाद में हुई थी, तो इनको ये व्यवस्थित नहीं कर पाए, ये इसकी कमी हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, न्यूलैंड के अष्टक नियम की 3 कमियां मैंने आपको बता दी है। पहली तो क्या कि न्यूलैंड उस समय ज्ञात 56 तत्वों में से केवल कैल्शियम तक ही सही वर्गीकरण प्रस्तुत कर पाए, क्योंकि बाद में क्या हुआ, समान गुणधर्म वाले तत्वों को तो अलग अलग रखा गया और अलग अलग गुणधर्म वाले तत्वों को साथ में रख दिया गया। तो ये इसकी कमी हो गई। और बात करते हैं, इन्होंने इस प्रकार से वर्गीकरण किया कि केवल 56 ही तत्व व्यवस्थित हो पाए। मान लो किसी और तत्व की खोज हुई बाद में तो उसको व्यवस्थित नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी इनकी कमी है। और अक्रिय गैसों की खोज बाद में हुई थी इनके वर्गीकरण के बाद, ठीक है, तो वो अक्रिय गैसों को ये व्यवस्थित नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो यही इनकी सारी क्या हो जाती है, कमियां हो जाती है। और इसी के साथ अपना ये न्यूलैंड का अष्टक नियम भी यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो आप लोगों को मैंने कल डोबेराइनर का त्रिक नियम बता दिया है, आज मैंने आप लोगों को न्यूलैंड का अष्टक नियम बता दिया है। तो ये नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं आप लोगों से आशा करता हूँ। तो आप लोग इसको अच्छे से समझें, 1 बार 2 बार इसको ध्यान से पढ़ें, और कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉल्यूशन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर सकूँ। ठीक है मेरे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके अपने सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। साथ के साथ आप लोग नोट करते रहेंगे इस चीज़ को, ठीक है, नोट्स बनाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।